नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, हाल ही में मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर, जिसको हेट स्पीच बताया जा रहा है, अपनी स्पीच के अंदर कंसीडर किया कि हमारे देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मुस्लिमों को बांटे गए थे कांग्रेस टाइम पीरियड के अंदर। और कांग्रेस का हमेशा यही से रवैया रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है मुस्लिम्स के अंदर। ऐसा एलिगेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर एक रैली हुई थी, उसके अंदर ये एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। मैं कहीं पर भी मोदी जी के ये जो कमेंट है या स्पीच है इसको जस्टिफाई करने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हूं। पहली बात तो ये सुनिएगा, मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार फैक्ट क्या है, वास्तव में सच्चाई क्या है, कि क्या वाकई में मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और आखिरकार मोदी जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो इस बात के ग्राउंड्स कहां हैं, आखिरकार ये बात पहले किसके द्वारा कही गई थी। हम लोग ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट्स जो पहुंची है हेट स्पीच को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए क्या आगे कार्रवाई कर सकता है, ये तमाम बातें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर की। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या है, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है और कोई डेफिनेशन जो है वो नहीं बताई गई है। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन भी यही बात कहता है कि ये हेट स्पीच क्या होती है। हो सकता है कि मैं चीज जो बोल रहा हूं वही हेट स्पीच के अंतर्गत आती हो। आखिरकार हेट स्पीच होती क्या है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है तो उसको हेट स्पीच के अंदर काउंट करें या ना करें, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर, उस आयोग के ऊपर जो कि इसको कंसिडर कर रहा है, कि वो किस तरीके से इसको कंसिडर कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी और उसके अंदर मुस्लिम्स को लेकर कुछ बातें कही। इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट पहुंचती है और ये कहा जाता है कि मोदी जी ने इलेक्शंस के दौरान ये हेट स्पीच जो है वो दी है। लोकसभा के इलेक्शंस हैं 2024 के अंदर, इलेक्शन कमीशन एग्जामिनिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट पीएम मोदी फॉर हेट स्पीच। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब भी आचार संहिता लगती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता के अंदर सारी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास में चली जाती है। जैसे अभी आप देखिए कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्पीच दी थी और उसमें यह कहा था कि ये अभी जो कार्रवाई है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ही इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो जब भी आचार संहिता लगती है तो इलेक्शन कमीशन के पास में पावर चली जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज की जांच करेगा कि आखिरकार ये हेट स्पीच के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑन 23rd April said that it was examining the complaints made against the speech made by Prime Minister Narendra Modi at rally in Rajasthan। राजस्थान के अंदर रैली है, वहां पर उनके द्वारा कुछ बातें कही गई, क्या वाकई में वो ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इफ इलेक्टेड टू पावर एट द सेंटर द अपोजिशन कांग्रेस वुड डिस्ट्रीब्यूट पीपल प्रॉपर्टी। मतलब कांग्रेस ने लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, गोल्ड को अमंग मुस्लिम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सीधे तौर पर वो टारगेट कर रहे थे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को। इसके बाद में कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच हैज बीन रिसीव्ड। एक कंप्लेंट जो है रिसीव होती है इलेक्शन कमीशन के पास में कि ऐसी स्पीच जो है वो बेसिकली हेट स्पीच के अंतर्गत आती है। कल का जो हमारा लेक्चर था मैंने इसी के ऊपर लेक्चर लिया था कि क्या वाकई में मोदी जी के द्वारा जो बात कही गई है वो सही है, गलत है। इसके फैक्ट चेक जो है वो हम लोगों ने किए थे और कल हम लोगों ने लेक्चर भी लिया था जिसमें मोदी जी सीधे तौर पर रेफर कर रहे थे मुस्लिम्स के लिए। लेकिन बस बात यह है, एक छोटी सी प्रॉब्लम फैक्ट चेक के अंदर यह आ रही है कि 13 साल पहले 2011 के अंदर सेंसस आया था। आज अगर 2024 में हम लोग खड़े हैं तो भी हमारे पास में जनसंख्या के आंकड़े नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 से लेकर 2024 तक 14 साल आज हो चुके हैं, हमारे पास में एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, पुराने डेटा हमारे पास में है। तो 2011 के जो डेटा है उन्हीं के आधार पर हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन देश के अंदर कोई इतना बड़ा व्यवधान भी नहीं है कि जनसंख्या कि जो काउंटिंग है, सेंसस जो है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ये आज बड़ा एक ब्लंडर है हमारे सामने। आज देश के अंदर जो भी नीतियां बनती हैं वो जनसंख्या के आधार पर ही बनती हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2022 के अंदर ये जनसंख्या की गणना हो सकती थी, लेकिन 2022 निकला, 2023 निकला, 2024 भी कुछ इस तरीके से निकलने वाला है। 2025 में जाके हमारे पास में आंकड़े आएंगे।
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इसको काउंटिंग करने में इतनी देरी हो क्यों रही है। लेकिन फिर भी हम लोग 2011 के जो डेटा है उसके आधार पर ही हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। लाइफ के अंदर इस चैलेंज को एक बार जरूर लीजिएगा कि क्या वाकई में आपके पास में वो स्पिरिट है, क्या वो विल पावर है जिसके आधार पर आप किसी भी कोई भी मान लीजिए कि बुरी आदत आपके अंदर है, कुछ पाना चाहते हैं आप, तो फिर आप इस चैलेंज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज मैंने बताई है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेल कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इसका बेस क्या था स्पीच का? 2006 के अंदर 9 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि बेसिकली मनमोहन सिंह ने कहा था कि इंडियाज लोअर कास्ट, मतलब वो SC ST के लिए बात कर रहे थे, वुमेन्स की बात कर रहे थे, इन पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहे थे कि डिजर्व टू शेयर इन कंट्रीज डेवलपमेंट इक्वली, मतलब वो भी जो है वो इक्वली क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इस देश के विकास के अंदर। दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑफ रिसोर्सेज, उनको भी जो है वो देश के संसाधनों पर पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन इस स्पीच के एक दिन बाद ही, अ डे लेटर, हिज ऑफिस क्लैरिफाइड दैट सिंह वाज रेफरिंग टू ऑल द डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब वो पिछड़ों की बात कर रहे थे, सीधा SC ST या वुमेन्स या मुस्लिम्स को टारगेट नहीं कर रहे थे। एक दिन बाद में उनके ऑफिस से, PMO ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आता है कि वो केवल और केवल पिछड़ों के बारे में बात कर रहे थे। कई बार होता है ऐसा कि हम लोग किसी दूसरे के बारे में, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। एक प्रेमी एक प्रेमिका से बात कर रही है, फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत हो रही है। फोन के ऊपर यानी कि व्हाट्सएप पर टाइप करके भेजा गया है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मली जो है वो एक व्यक्ति ने टाइप करके भेज दिया है, दूसरा व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि किस तरीके से इसको अडॉप्ट करे, किस तरीके से स्वीकार करे कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। तो हो सकता है कि उसको लेने का तरीका अलग हो और प्रेमिका और प्रेमी में झगड़ा हो जाता है कि यार ऐसे एग्रेसिव तरीके से मुझसे कैसे बात की। तो बेसिकली इमोशंस जो है वो शेयर नहीं होते हैं। तो यहां पर जो है वो बात की जा रही थी पिछड़ों के बारे में, क्योंकि बाद में देखिए मनमोहन सिंह देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर अंगुली उठाना वाकई में बेवकूफी भरा एक कदम होगा। क्योंकि 1991 के अंदर भारत जिस परिस्थिति के अंदर फंसा हुआ था, तो चाहे हम लोग कभी पार्टी से इसको रिलेट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो वाकई में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है। मैं खुद उनको बहुत फॉलो करता हूं, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वाकई में बहुत जबरदस्त थी। मैं कोई पार्टी को एक वो जो पुश नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वाकई में मैं इनके फेवर में हूं, क्योंकि इनकी जो आर्थिक नीतियां वो बड़ी बेहतरीन थी भारत के लिए। लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक दिन बाद में क्लैरिफिकेशन आता है। हम लोग थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे देश के अंदर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर दो ही ऐसे स्टेट हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले, केवल दो ही स्टेट है जहां पर 96% और 68%, जम्मू कश्मीर के अंदर 68% जनसंख्या मुस्लिम है, जबकि लक्षद्वीप के अंदर लगभग 97% जनसंख्या क्या है, मुस्लिम है। तो दो ही मेजोरिटी स्टेट हमारे पास में है, जबकि सिग्निफिकेंटली हमारे पास में लगभग 4 स्टेट हैं और बाकी सब के अंदर मुस्लिम जो है माइनॉरिटी आते हैं। पहली बात तो यह है कि माइनॉरिटीज जो है वो कौन होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट्स के अंदर कई बार इस चीज को बताया है कि जिनकी भी जनसंख्या 50% से कम होती है वो अल्पसंख्यक आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के अंदर अगर 79% हिंदू हैं तो बाकी सभी जो है वो अल्पसंख्यक घोषित किए जाएंगे। लेकिन बस एक चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाती है कि इनको राज्य के आधार पर किया जाएगा या फिर देश के आधार पर किया जाएगा। यह मामला अभी भी जो है वो उलझा हुआ है अल्पसंख्यक का। फिर देखिए, अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग मुस्लिम की जो जनसंख्या थी वो 17 करोड़ 22 लाख थी 2011 के अंदर, और उनकी ग्रोथ रेट 14.2% थी। जबकि 2001 से हम लोग कंपेयर करें तो इनकी जनसंख्या, मतलब मुस्लिम्स की जनसंख्या 13.81 करोड़ थी, जबकि ग्रोथ रेट 13.43% थी। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो है उसके अंदर इजाफा तो हुआ है, वैसे तो हर जो कम्युनिटी है उसके अंदर इजाफा होगा, लेकिन 2001 से लेकर 2011 तक जो इजाफा था वो हुआ था 24.69%। लेकिन इससे पहले यानी कि इस साल तो फिर भी कम था, 1991 और 2001 के अंदर ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी 29.49। तो उसके परिप्रेक्ष्य में
मतलब 1991 से लेकर 2001 के बीच में 29.41 एक ग्रोथ रेट थी, उसके कंपैरिजन यहां पर कम थी 24.69। मतलब पहले से इनकी मतलब मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो तो कम हुई है, ये बात तो हमको देखनी पड़ेगी। फिर देखिए कि आखिरकार एक परिवार के अंदर, चाहे हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, उनके हाउस होल्ड्स के अंदर, फैमिली के अंदर कितने सदस्यों की संख्या होती है। अगर हम लोग हिंदू की बात करें तो हिंदू की फैमिली के अंदर 4.3, मतलब एक हस्बैंड, एक वाइफ और 2 उनके बच्चे मान सकते हैं, टोटल 4 हो गए हैं। किसी किसी फैमिली में 5 हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग एक एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं 4.3। अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, पूरे में आप लोग देखेंगे तो 5, मतलब एक हस्बैंड, एक वाइफ और 3 बच्चे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि हाउस होल्ड लेवल पर जाकर मुस्लिम्स के अंदर फैमिली जो है वहां पर बच्चों की संख्या एक आप लोग ज्यादा मान सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें किसकी, LFPR की। LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी छोड़ चुके हैं। अगर उनको टोटल हम लोग काउंट करें तो उसको हम लोग कहते हैं LFPR। ठीक है, उसके बाद में वर्कर पॉपुलेशन रेट। अब इसके अंदर वो लोग काउंट होते हैं जो कि अभी वर्किंग के अंदर हैं, इनका जो रेशियो है वो क्या है, वो लोवेस्ट है। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कहीं हद तक कम है। ध्यान रखना, ये बहुत लोअर देन ऑल इंडियन मेंबर्स। तो आप लोग ये नंबर्स आप लोग देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मुस्लिम्स के अंदर बहुत हद तक कम है। ठीक है, LFPR मतलब ये डिफाइन कर रहा है जो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, यहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है LFPR, इनका अगर हम लोग कंपैरिजन देखें तो LFPR जो है वो 44.5%, सभी के लिए बात करेंगे इंडिया के अंदर, मतलब जो वर्क फोर्स काम कर रही है वो 44.5, मतलब अगर 100 लोगों को हम लोग काउंट करके चले तो उनमें से 44 लोग जो है वो भारत के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग केवल और केवल मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम के अंदर 100 के ऊपर 32.5 जो लोग हैं वो अभी किसमें हैं, वो है LFPR के अंतर्गत। फिर हम लोग देखते हैं वर्क पॉपुलेशन रेशियो, इस पे आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर 100 में से 43 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर मुस्लिम्स के बारे में बात करें तो 31.7 जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में देखिए, यहां पर 3.2 है, ठीक है, और यहां पर कितनी है, 2.4 है। तो हम लोग पूरे इंडिया के लेवल में कंपैरिजन में अगर देखें तो मुस्लिम जो पर्सन्स हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली के अंदर जब बच्चा ये मान के चलिए कि 14-15 एज के अंदर होता है तब से ही वो काम करना शुरू कर देता है और अपनी फैमिली की हेल्प करता है वो। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए और कुछ डेटा है। द लेटेस्ट डेटा सेट द कंट्रीज एवरेज, कल मैंने बताई थी आपको, ये डेटा सारे बताए थे कि फैमिली साइज इन 2011 वो है 4.45, ठीक है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है, अच्छा 4.45 मेंबर्स, डाउन फ्रॉम 4.67 अ डिकेड अर्लियर, मतलब ड्रॉप हुआ है 5.3% का, जो पहले 4.6% था हाउस होल्ड्स का। पूरे भारत की बात है कि एक फैमिली के अंदर लगभग 4.67 पहले थे, जो कि कम होकर 4.45 हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग केवल मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो जो पहले जिनकी साइज एक फैमिली के अंदर 5.61 थी वो भी क्या हुआ, घटकर 5.15 आया। मतलब हर जगह आप लोग देख सकते हैं कि ड्रॉप जो है वो आप लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब बात क्या है, ये जो इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट पहुंच रही है, डेटा आपके पास में आ गया है, सब कुछ आपके पास में, आप खुद एनालिसिस इस बात का कर सकते हैं कि यहां पर सीताराम येचुरी जो है उन्होंने भी इस चीज की डिमांड की कि बेसिकली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक हेट स्पीच जो है वो दी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज को लेकर कार्रवाई करे। इंडिया जो अलायंस है उसने भी ये कहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो है हेट स्पीच के तहत एक कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, खास तौर पर भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट द लैक ऑफ ए स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट द हेट स्पीच। भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है हेट स्पीच को लेकर, क्योंकि हेट स्पीच कौन सी होगी, क्या होगी, इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगर कार्रवाई की जाएगी तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो पीआरए एक्ट है 1951 का, इसके तहत जो है ये इशू एड्रेस किया जा सकता है। एक बात और है, द कमीशन
कैन इशू वार्निंग्स। कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन अभी कोई कार्रवाई करे तो कार्रवाई ये हो सकती है कि एक वार्निंग जो है वो इलेक्शन कमीशन किसको दे सकती है, मोदी जी को दे सकती है। लेकिन इसके साथ में ही कैंडिडेट फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ओवर वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ समय के लिए उस कैंडिडेट को सस्पेंड भी किया जा सकता है कुछ टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन ये पावर किसके पास में है, ये पावर है इलेक्शन कमीशन के पास में। लेकिन यहां पर बात क्या है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन दो कार्रवाई कर सकता है। पहला कि एक वार्निंग जो है वो देकर छोड़ सकता है कि आगे से आप हेट स्पीच का यूज ना करें। दूसरी बात यह है कि जो भी है, मतलब कोई भी वायलेशन हुआ है तो कुछ टाइम फ्रेम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या क्या वाकई में ये हेट स्पीच थी, और अगर थी तो क्या कार्रवाई हो सकती है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। आप लोगों की लाइफ के अंदर बहुत कुछ एड ऑन होगा अगर आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे। वाकई में आप लोग ये पाएंगे कि मैंने कुछ जीवन के अंदर हासिल किया है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।